जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं खोटा भाषा परिचय की। ये आज का पहला सेशन होगा और धीरे धीरे जैसे हम लोग टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ से हम लोग टू दी पॉइंट बातें करेंगे। लेकिन जब हम खोटा भाषा की शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस भाषा के परिचय के संदर्भ में कुछ कुछ बातें हम कर लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग सीधे टॉपिक पे आएंगे, जो कि आपका पहला टॉपिक है खोटा भाषा का उद्भव और विकास। उससे पूर्व में कुछ बातें जो वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। निश्चित ही आज का सेशन ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ होंगे जो कि आपके काम के आगे भी होंगे और ये आगे चल करके आपके टॉपिक में भी काम आने वाला है। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे खोटा भाषा परिचय की। तो उसके पहले एक शब्द आता है लिपि, जो कि आपको कभी कभी जो वो परेशान कर सकता है। हालांकि जेपीएससी के आपके सिलेबस में जो वो लिपि एक टॉपिक ही दे रखा है अलग से पढ़ने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे जब हम लोग बात करेंगे आगे टॉपिक की। वहाँ पे आपको जो एक टॉपिक पढ़ने के लिए दे रखा है वो दे रखा है लिपि समस्या, विशेषताएं तथा विकास। ये खंड पहले के भाग क में खोटा भाषा जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी जो हम लोग शुरुआत की वो खोटा भाषा की शुरुआत की है, जो कि खंड पहला का भाग क है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे खोटा भाषा परिचय की, फिर हम लोग आएंगे उद्भव और विकास, जहां से आपका पहला टॉपिक स्टार्ट होता है। लिपि अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि लिपि ककरा कहल जाए, तो ध्वनि के लिखे के लिए जौन चिन्हक प्रयोग करल जाए ओकरा लिपि कहल जाए। अगर एक लाइन में आपको बताना हो कि ध्वनि किसे कहा जाता है, तो ध्वनि के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे जो वो लिपि कहा जाता है। लिपि माने कोनो भाषा की लिखावट या लिखे कायदा। कायदा मतलब ढंग, यानी किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका है ये बतलाता है कि आखिर में किसी भी भाषा को अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मान के चलिए कोई भी ध्वनि चिन्ह है क, हम लोग उच्चारण में करते हैं क, लेकिन ये कौन बताएगा कि हमको क जो वो ऐसे ही लिखना है ना। तो ये कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। इसका हिंदी में अगर आपसे थोड़ा सा बताना चाहें कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाती है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग है, या तो फिर कह सकते कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए क्या है कि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर में वर्ण जो है वो क्या है। कुछ मूल ध्वनि है, उसके चिन्ह के रूप में जो वो मान लिया गया है उसी को हम वर्ण कहते हैं। पहली बार उच्चारण मान के चलिए कि एक ध्वनि का उच्चारण हुआ क, तो क ध्वनि का जब उच्चारण हुआ तो कहीं ना कहीं इसके एक चिन्ह को जो वो सिंबल के रूप में मान लिया गया और इसी को हम लोग कह दिए वर्ण। मौखिक रूप में रहा तो ध्वनि और लिखित रूप में उसे हम लिख दिए तो वो क्या कहलाया, वर्ण कहलाया। पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है, लेकिन जिस रूप में हम लिखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। तो ये तीनों चीज आपको समझना होगा और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें जो वो आप पहले से समझते होंगे। अब यहां पे एक शब्द और आता है बोली, कि बोली आखिर में किसे हम कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा है कि एगो खाट खूंट यानी सीमित क्षेत्र है ना, एगो खाट खूंट क्षेत्र में बोलल जाए वाला भाषा के बोली कहल जाए। बोली में साहित्यिक रचना नाय के बराबर हवे है। अगर एक लाइन में आपको बताना हो कि बोली किसे कहा जाता है तो बता दें कि एक सीमित क्षेत्र में, यानी बहुत दायरा उसका नहीं होगा, बहुत अधिक क्षेत्रफल में नहीं बोला जाता है, एक सीमित क्षेत्र में कह सकते हैं कि बोली जाने वाली भाषा को हम लोग कह सकते हैं कि बोली के रूप में होता है। जब भी कोई भाषा विकसित होता है तो पहले वो भाषा के रूप में नहीं होता है, वो पहले जो होता है वो कहीं ना कहीं बोली के रूप में होता है। लेकिन जैसे जैसे उस बोली का क्षेत्र विस्तार होता है ना, मान के चलिए कि एक हम यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के स्वरूप में, चलिए अच्छा हम आगे बता लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे।
बोली हम लोग समझ लिए कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं, जिसमें से साहित्यिक रचना ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है ना। उसके बाद में आता है उपभाषा या विभाषा। कोन्हो बोली में साहित्यिक रचना हवे लागे है और ओकर प्रयोग ढांगा ओसार क्षेत्र में पसर जा है, तब वो बोली ना रह के उपभाषा बन जाए। कहता है कि पहले मान के चलिए कि ये इतना क्षेत्र में जो वो पहले बोला जाता था खोटा, तो इस समय इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इस समय इसे हम लोगों ने बोली कह दिया। लेकिन हुआ क्या कि अब इसका क्षेत्र जो वो और भी विस्तार हो गया, अब इसका क्षेत्र इतना हो गया, तो और इसमें क्या हुआ, कुछ कुछ साहित्यिक रचनाएं भी होने लगी, है ना। तब ये कह सकते हैं कि बोली ना रह करके क्या हो गया, उपभाषा हो गया। क्या हो गया, उपभाषा का रूप ले लिया। लेकिन कहेंगे कि जैसे उपभाषा जो है ना, उपभाषा जो है उसमें और भी साहित्यिक रचनाएं होने लगी और वह भाषा जो वो और भी ज्यादा समृद्ध हो गया, तो आगे चल करके कह सकते हैं कि ये भाषा का रूप ले लेता है और इसको हम लोग भाषा कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि भाषा के अंतर्गत जो वो उपभाषा आ गया और उपभाषा के अंतर्गत जो वो बोली आ गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम इधर समझाते हैं, मान के चलिए कि ये हजारीबाग है ना, ये हजारीबाग है। हजारीबाग जो वो झारखंड का हिस्सा है, हम इसे जो वो झारखंड मान लिए, और झारखंड जो वो किसका हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भारत का हिस्सा है, यानी इंडिया का हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो वो हजारीबाग के जगह पे हम लोग अगर बोली को रख दें, झारखंड के जगह पे उपभाषा या विभाषा को रख दें, और ठीक उसी प्रकार से भारत के जगह पे हम भाषा को रख दें, तो इस प्रकार से हम चीजों को समझ सकते हैं। अब आता है यहाँ पे अगली जो परिभाषा है वो है भाषा, है ना। इस शब्द से भी थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं हम लोग। भाषा कहता है कि भाषा जो वो भाष शब्द से बनल है, जेकर माने हवे है बोलना, है ना, बोलना। साहित्यकार जखन उपभाषा में आरो गादा सादा साहित्यिक रचना हवे लागे है और ओकर बोलवैया सभिन के संख्या आरो बढ़ जा है और क्षेत्र के विस्तार आरो भय जा है, ओकरा भाषा कहल जा है। कहते कि जब पहले बोली था उसका क्षेत्र थोड़ा और विस्तार हुआ तो वो उपभाषा का रूप ले लिया, और जैसे उपभाषा में और भी साहित्यिक रचनाएं होने लगी, वो क्षेत्र का और भी ज्यादा विस्तार हो गया, उसमें ज्यादा अधिक लोग जो वो उस भाषा का प्रयोग करने लगे, तो वो कह सकते हैं कि उपभाषा ना रह करके भाषा का रूप धीरे धीरे वो ले लेता है। इस प्रकार से इन चीजों को आप जो वो समझ सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा एक ये आपको लाइन भी याद रखना होगा, यहां से भी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं इसको, है ना। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद या शब्द, अक्षर, ध्वनि या साड़ा, है ना। तो ये छोटी इकाइयों को आपको याद रखना है, यहां से भी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। कोई भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वो ध्वनि या वर्ण माना जा सकता है। ध्वनि को हम लोग खोटा में साड़ा कहते हैं और वर्ण को वर्ण के रूप में लिखते हैं, क्योंकि वह जो वो खोटा में ब के रूप में प्रयोग होता है और मूर्धन्य न के जगह पे हम लोग दंत्य न का प्रयोग जो वो करते हैं खोटा में। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि खोटा की स्थिति, कि खोटा की जो वर्तमान स्थिति है वो किस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। तो झारखंडे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के भीतर 9 गो भाषा की मान्यता दिल गेल है। झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के रूप में अगर बात करें तो 9 भाषा की मान्यता जो वो दी गई है। हालांकि यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और उर्दू यहाँ पे इनको हम जो वो शामिल नहीं कर रहे हैं, इसको हम अलग रख रहे हैं। यहाँ पे हम बात करें झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के भीतर 9 गो भाषा की मान्यता दिल गेल है। इस सभी ने 2 खांधाएं राखल गेल है। एक तो हम जनजातीय भाषा के रूप में रख सकते हैं और दूसरा जो वो क्षेत्रीय या तो फिर सदानी भाषा के रूप में रख सकते हैं। जनजातीय भाषा में बात करते हैं तो यहाँ पे संथाली, है ना, संथाली हो जाएगा। यहाँ पे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुड़ुक, ये 5 जो वो भाषा जो वो जनजातीय भाषा के अंतर्गत आ गया। जबकि क्षेत्रीय या सदानी भाषा के अंतर्गत हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 भाषाओं की
चर्चा हम लोग करते हैं, जिसमें से खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया, ये चार जो वो क्या है सदानी भाषा के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें कि झारखंड में जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के 9 ठो भाषा का जो मान्यता दिया गया है, उन्हीं में से एक भाषा जो वो खोटा है। और खोटा कहाँ है, तो एक सदानी भाषा के रूप में जो वो बताया गया है। बाकी के सदान क्या है ना, ये तो आप अच्छे से भली भांति जो वो जानते होंगे, परिचित होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नामकरण की। अब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि थोड़ा सा खोटा में विवाद है। इन टॉपिक्स को आपको कह सकते हैं कि विवादों के घेरे में ही रहते हुए आगे आपको जो वो आंसर राइटिंग करना होगा। और ऐसे में आपको एक ही रास्ता अपनाना चाहिए, और वो क्या है कि जो जो खोटा के विद्वानों ने अपना अपना विचार प्रकट किया है, जो जो विद्यार्थियों ने कह सकते हैं कि विद्वानों ने अपने अपने पुस्तकों में, या कह सकते हैं कि जो भी उन्होंने रिसर्च किया है, तो रिसर्च करते समय जो भी उन्होंने इन बातों पे चर्चा किया है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही उनको कोट करते हुए आप लिख देंगे कि इनके मतानुसार, यानी इनखर मते ई बात कहल गेल है। वहां पे आपको इसी तरह से जो वो मान लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट प्रमाण जो वो, या कह सकते हैं कि उस तरह से देखा जाए तो एग्जैक्ट जो होना चाहिए वो प्रमाण जो वो अभी तक नहीं है। और ऐसी बातें जो वो केवल खोटा भाषा में नहीं है, अन्य कई भाषाओं में ऐसे विवादास्पद चीजें जो वो मिल जाएंगे आपको। नामकरण की अगर बात करें तो खोटा भाषा जन्मिक यानी उद्भविक लेतारे विद्वान गुलन के भिनु भिनु मत है। खोटा भाषा के उद्भव को लेकर के भी विद्वानों का अलग अलग मत है। लेकिन साथ ही साथ नामकरण की अगर बात करें कि खोटा नाम जो वो कैसे पड़ा, तो इसके नामकरण को लेकर के भी यहाँ पे थोड़ा सा विवाद रहा है। डॉक्टर ए.के. झा जी अपने एक लेख लिखते हैं 1982 में, खोटा एगो सकत सुसंतर भाषा में लिखल हत कि खोटा शब्द भारतीय पुरनालिपि खरोष्ठी से बनल है, जेकर विकास क्रम ई नियर भेल है। डॉक्टर ए.के. झा खोटा भाषा के अनार्य भाषा पारिवारिक मानल हत। ठीक है, और इसमें से कुछ ऐसे साहित्यकार हैं या खोटा विद्वान हैं जो खोटा भाषा को आर्य परिवार के अंतर्गत मानते हैं। इसको जो वो दो खंडों में बांटा गया है ना, दो खंडों में बांटा गया है। कुछ लोग जो वो इसे आर्य भाषा मानते हैं, आर्य, कुछ लोग क्या, ज्यादातर साहित्यकार जो वो खोटा को आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत मानते हैं। जबकि अगर ए.के. झा जी की बात करें तो ये कहते हैं कि खोटा भाषा का संबंध जो वो अनार्य भाषा परिवार से है। ऐसा ये इसलिए कहते हैं कि अनार्य भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि खोटा से मिलता जुलता है, या तो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि खरोष्ठी से मिलता जुलता है, या जनजातीय भाषाओं के शब्द से जो वो मिलते जुलते हैं। और यहां से जो वो ए.के. झा जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब अगर कहीं इन जनजातीय भाषा, या तो कह सकते हैं कि अनार्य भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, उनके शब्द अगर खोटा में मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो खोटा भाषा का संबंध अनार्य भाषा परिवार से रहा होगा। लेकिन यह भी जो वो विवाद में ही रहा है। इसको भी जो वो कई साहित्यकार जो वो इसे मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो डायरेक्ट इस तरह से कहते हैं कि अगर खोटा भाषा का संबंध खरोष्ठी से है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विवाद इसलिए भी होता है कि कुछ लोग खोटा शब्द की बात करते हैं कि खोटा शब्द जो वो खरोष्ठी से बना है, लेकिन कुछ यहाँ पे विद्वान जो है वो क्या है, खोटा भाषा की चर्चा करते हैं कि खोटा भाषा का उद्भव जो हुआ है वो खरोष्ठी से हुआ है। अब जब जैसे खरोष्ठी की चर्चा होती है, तो यहाँ पे एक विवाद का कारण जो पहला बन जाता है कि खरोष्ठी जो वो लिखा जाता है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, जबकि खोटा तो हम लोग लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो यहीं पे ये बात जो वो नहीं इनकार कर दिया जाता है इस विषय पे बात करने से। और आर्य भाषा परिवार से जो वो खोटा के ज्यादातर जो विद्वान है या साहित्यकार हैं, वो खोटा को जो वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत जो वो मानते हैं, अगर कहीं ए.के. झा जी को छोड़ दिया जाए तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ए.के. झा जी कहते हैं कि खोटा शब्द जो आया है वो कुछ इस प्रकार से जो वो बिगड़ करके खरोष्ठी, खरोष्ठी से खोरोष्ठी, खोरठी, खोरोठा, खोराठा, या तो फिर
खरठा या तो फिर कह सकते हैं कि खोठा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि खरोष्ठी से ये इस शब्द को कह सकते हैं कि अगर कहीं देखा जाए तो इसी शब्द से जो वो बिगड़ करके ये शब्द जो बना है वो बना है खोरठा। लेकिन इसे कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इसे जो वो मानने से इनकार करते हैं। अब यहां पे बात करते हैं जन्म की लेकर के। जन्म किसकी? तो खोठा भाषा के जन्म की बात करेंगे यहां पे। एके झा और कृष्णचंद्र दास आला जी मानोहत की प्राकृतिक घटना से आयल साड़ा के नकल से जोन बेसिस नटगर है वो भाषा प्राकृत है। अब एके झा और कृष्णचंद्र दास आला कहते हैं कि प्रकृति घटना से आए हुए जो ध्वनि है उनके नकल से जो ज्यादा समृद्ध भाषा के रूप में हम लोग मानते हैं वो प्राकृत को मान सकते हैं। तो एके झा और आला जी यह प्राकृतिक से खोठा भाषा के जन्म या तो फिर उद्भव मानल हत। जे विद्वान नाय मानोहत ओखिन खोठा भाषा का उद्गम मागधी से मानल हत। जैसे कि डॉक्टर गजाधर महतो, विनोद कुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज, राम कुमार तिवारी, ये सभी जो वो यहाँ पे बोले कि हर एक विद्वान का अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। हर साहित्यकार का अपना अपना विचार है। खोठा शब्द कह रहे थे, एके झा जी कह रहे थे कि खोठा शब्द जो वो खरोष्ठी से आया है। फिर जब खोठा भाषा की बात करते हैं तो खोठा भाषा कहते हैं कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ भाषा है और ये प्रकृति जो वो कहीं ना कहीं प्राकृत से जोड़ करके ये देखते हैं। तो थोड़ा सा विवाद का कारण तो यहाँ पे एके झा जी का स्टेटमेंट ही माना जाता है कि एक बार आप कुछ बोलते हैं, दूसरी जगह पे कुछ और चीज की चर्चा करते हैं। तो यहां से कहीं ना कहीं जो वो ये एक तरह से विवादास्पद भी यह भी होता है। ठीक है, यहां पे कौन भाषा से जन्म भेल है ये बातें यहां पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर में खोठा भाषा का जन्म जो हुआ है वो किस भाषा से हुआ है। तो खोठा भाषा के उद्गम के भिन्नु भिन्नु मत आयल है। खोठा भाषा के उद्गम को लेकर के भी अलग अलग जो वो मत दिया है लोगों ने। जैसे कि पहला जो माना है वो अनार्य भाषा से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इसे आर्य भाषा से जोड़ते हैं और कुछ लोग जो वो मगही मत से जोड़ करके इसे देखते हैं। अनार्य भाषा से जो जोड़ते हैं वो है खोठा भाषा की नामजद का विद्वान एके झा जी यानी अजीत कुमार झा जी। खोठा भाषा के उद्गम पूर्णा पर्यक अनार्य भाषा परिवार से जोड़ोहत। इसका डिटेल हम बात करेंगे जब खोठा भाषा का उद्भव की चर्चा करेंगे तो वहां पे हम जिक्र करेंगे इन सारी बातों का डिटेल में हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से आर्य भाषा परिवार की बात करें तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर के मत हैं खोठा और खोठा भाषा शब्द आर्य भाषा से मानल हत। वहीं डॉक्टर ब्रजमोहन पांडे नलिन के विचार है कि खोठा हिंदी के बोली लागे किले की एकर मेल अपभ्रंश से भेटा है। तो ये अलग अलग लोगों के द्वारा है ना, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जो वो मत आया हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि मगही मत से जो बोले हैं नामजद भाषा विज्ञानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आपन भाषा सर्वेक्षणिक किताबें खोठा भाषा के खोटा कहलत है ना, और ये जो वो मगही मत से जोड़ करके ये देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो खोठा भाषा के जन्म को लेकर के तीन मत आया हुआ है। एक अनार्य भाषा से जोड़ करके देखते हैं, कुछ लोग आर्य मत से जोड़ करके देखते हैं, कुछ मगही मत से जोड़ करके देखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे जब हम लोग खोठा भाषा की उद्भव की चर्चा हम लोग करेंगे वहां पे। इसके अलावे अगर बात करें तो खोठा भाषा के उद्भव लेता रहे भिन्नु भिन्नु विद्वान के मत इन नियर देखल जाए पारे। ऊपर के कुछ साहित्यकारों को चर्चा अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावे कुछ अन्य साहित्यकार हैं जो भी कह सकते हैं कि अपने अपने अलग अलग मतों से जो वो खोठा भाषा को जोड़ करके देखते हैं। जैसे कि कृष्णचंद्र दास आला कहते हैं कि खोठा भाषा के उद्भव प्राकृत से भेल है। आला जी कहो हथिन कि खोठा भाषा के उद्भव प्राकृत से भेल है। तो वह शिवनाथ परमानी जी कहना है कि ना खोठा भाषा जो वो अनार्य भाषा से लस्तंगा है, यानी खोठा भाषा के लस्तंगा यानी जो खोठा भाषा का संबंध है वो किससे है तो अनार्य भाषा से है। तो वही बीएन ओदार कहते हैं, इनका पूरा नाम भोगनाथ ओदार है, ये कहते हैं कि खोठा भाषा जो वो अपभ्रंश से खोठा का जन्म भेल है
है ना। ये जो वो अपभ्रंश से जो वो खोटा भाषा का जन्म जो वो मानते हैं। तो वहीं विनोद कुमार कहते हैं कि खोटा जो वो आर्य भाषा परिवार के भाषा है, जेकर नामकरण अर्धमगही भाषिक प्रक्रिया के परिणाम है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों का अपना अपना जो वो अलग अलग इस विषय पर विचार है। ऐसे में जब भी आप उत्तर लेखन करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखते हुए किसी एक पक्ष में आप नहीं झुकेंगे, किसी एक को आप नहीं बता देंगे कि नहीं खोटा भाषा का उद्भव जो वो आर्य भाषा से ही हुआ है, ये आप गारंटी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्वानों का मत जो वो एक नहीं है। ऐसे में हम भी अपना पक्ष डायरेक्टली किसी एक मोड़ पर नहीं ले जा सकते, किसी एक तरफा झुकाव हम नहीं दे सकते। ऐसे में आपको बीच का रास्ता जो वो अपनाते हुए चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, खोटा भाषा के अन्य भाषाओं से संबंध। अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं खोटा भाषा के अन्य भाषाओं से संबंध, कि खोटा भाषा का झारखंड के अन्य किन किन भाषाओं से संबंध जो वो रहा है। खोटा भाषा सदानी भाषा परिवारिक है। खोटा भाषा आप जानते होंगे कि सदानी भाषा परिवार की भाषा है। खोटा भाषा लस्तंगा कुरमाली नागपुरी खोटा भाषाएं आरो भाषा प्रभाव भेंटा है। जैसे कि अब देखिए खोटा भाषा का लस्तंगा यानी संबंध जो है वो कुरमाली नागपुरी पंचपरगनिया आदि भाषाओं से है। डॉक्टर ए.के. झा आपन किताब खोटा सहित सदानिक व्याकरण में लिखल हत कि सदानी भाषा चारों कौन कौन से चारों, जैसे खोटा कुरमाली पंचपरगनिया और नागपुरी, जिसे सादरी इन्होंने कहा है कि एक भाषिया रूपे है। ये सभी भाषा जो वो क्या है एक भाषिया के रूप में, यानी लगभग एक जैसा ही है। इसको अलग अलग करके नहीं देखा जाए, इसे जो वो एक जगह जोड़ करके देखा जाए। आगू झा जी कहो हत कि जे हिया संपर्क भाषा लागे, संपर्क भाषा जो है सदानी जे एखन छिरियाल छितरायल है रकम भय गेल है खोटा कुरमाली पंचपरगनिया और सादरी भसवैने बाटाए के से सदानी भाषा के गोछियाए के और जुतियाए के से सदानिक एक फेरवा और एक ढढ़िया रूपटा के बेस सिरे तैयार कर झारखंड एक भाषिया एकता टाके मोहड़ाए के एकर महान मानववादी संस्कृति एकता के पीठ हाथा दिया, बोल दिया, तकर विकास करा और आगू बढ़ा। यहां पे ए.के. झा जी कहते हैं कि जो सदानी भाषा के चार भाषा है ना, सदानी भाषा के परिवार के अंतर्गत चार जो भाषाएं हैं खोटा कुरमाली पंचपरगनिया और नागपुरी, यहां पे नागपुरी के लिए सादरी शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे कहते हैं कि ये जो भाषा अलग अलग जो वो कह सकते हैं कि फैला हुआ है, इन भाषाओं को अलग अलग ना देख करके इन चारों को एक साथ जोड़ करके इसे देखें और इसे एक साथ जोड़ने का प्रयास करें। दोसर तरीक कहे गले तो ऊपरे इंगित करल चारों खोटा कुरमाली पंचपरगनिया और नागपुरी के एक भाषिया रूपे है। ये सभी जो भाषा है वो एक भाषिया रूपे है और इस सभी में ढेरी समानता है। सेक लेल एकरा आरो खाट खूंट भावे ई रकम न ले पारा। अब कहते हैं कि क्योंकि ये दूसरे तरह से अगर देखा जाए तो ये सभी भाषाओं में है ना, ये चारों भाषाओं में जो कि सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये चारों भाषा, इन चारों को अगर देखा जाए तो इसे एक भाषिया रूप में है ये, और ये सभी में बहुत समानता देखने को मिलता है, जिसको हम संक्षिप्त रूप में इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि ठेठ खोटा, खोटा में कुछ शब्द यहाँ पे दिया हुआ है और इसको जो वो सदानी माना है। ठेठ कुरमाली में भी इन्हीं शब्दों की चर्चा किया है और इसे भी जो वो बराबर सदानी किए हैं। ठेठ पंचपरगनिया, पंचपरगनिया को भी सेम उसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया है और यहाँ पे भी इसे सदानी के बराबर माना है। और कहते हैं कि ठेठ नागपुरी या सादरी को भी इसी के बराबर आप सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत माने। यानी चारों भाषाओं को जो वो एक बराबर मानने के लिए ए.के. झा जी यहाँ पे लोगों से जो वो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो लोगों के से ये बता रहे हैं कि इन चारों भाषा को एक साथ जोड़ करके देखा जाए, ना कि इसे जो वो अलग अलग देखा जाए। जैसे कि यहाँ पे नीचे इस तरह से इसका उल्लेख करते हैं आगे, यहाँ पे कहते हैं कि
ठेठ खोठा में जैसे कि खोठा, कुरमाली, पंच परगनिया और सादरिया नागपुरी, बराबर इसे जो वो सदानी और बराबर जो वो अखंड झारखंड एक संपर्क भाषा। ये कहीं ना कहीं सभी अन्य भाषाओं को जो वो एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं यहाँ पे ए.के. झा जी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इनका जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे या कह सकते हैं कि जो इनके पुस्तकों में जो वर्णित है उन चीजों को जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह पे आप पाएंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे जो वो विवाद आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ए.के. झा जी कहते हैं कि हम जो बातें लिख रहे हैं वो वर्तमान के संदर्भ में नहीं लिख रहे, ये कहीं ना कहीं हम बहुत आगे तक सोच करके हम बात कर रहे हैं, जो कि आप लोग नहीं सोच पा रहे उन चीजों को। ठीक है, जैसे कि यहां पे कुछ शब्दों की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हिंदी, एक तरफ हिंदी है, खोठा है, कुरमाली है, नागपुरी है और पंच परगनिया है। कहते हैं कि अगर कहीं हिंदी में मैं लिखा जाता है तो खोठा में हाम, कुरमाली में मोय, मैं या अमी, नागपुरी में मोय या मोए और पंच परगनिया में मोए। तुमको अगर कहीं बात करें कि तुमको अगर हिंदी में तुम लिखा जाता है तो इसे अगर बात करें कि खोठा में तो तोय, कुरमाली में तोय, नागपुरी में तोय और पंच परगनिया में तोय। वह को अगर बात करें तो खोठा में उ, ओय और ओय। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग कहीं ना कहीं खोठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया, इन चारों भाषाओं में देखा जाए तो बहुत कुछ समानता देखने को मिलता है। और ये सही बात है कि इन चारों भाषाओं में जब आप शब्दों को देखेंगे या तो व्याकरण को भी जब आप देखेंगे, चाहे वो नागपुरी का व्याकरण हो, खोठा का व्याकरण हो, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसे जो वो इसीलिए ए.के. झा जी जो वो इन चारों भाषाओं को सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत मानते हैं और इन सभी को जो कहते हैं कि वो झारखंड की संपर्क भाषा के रूप में जोड़ करके इस सभी के बराबर करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग कुछ अन्य बातों की। अब हम लोग बात करते हैं खोठा के क्षेत्र विस्तार की। जब भी हम लोग बात करते हैं खोठा के क्षेत्र विस्तार की तो खोठा भाषा झारखंड एक मोटा मोटी 3 प्रमंडल, अब 3 प्रमंडल वो कौन कौन सा हो सकता है? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल। इन तीनों प्रमंडल के लगभग 15 से 16 जिलाओं में, है ना, 15 से 16 जिलों में वो कौन कौन से जिले हो सकते हैं? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, पलामू, कड़पा, लातेहार। इसे जो वो लगभग इतने जिलों में, है ना, इतने जिलों के 31,000 वर्ग किलोमीटर, 31,000 वर्ग किलोमीटर ये शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार से और 34,000 वर्ग किलोमीटर बी.एन. औदार जी के अनुसार से इतने ढांगा ओसार क्षेत्र में बोलल जाए वाला भाषा है खोठा। यानी अगर कहीं कुल मिलाकर के अगर बात करें खोठा की तो ये आप झारखंड का मैप देख पा रहे होंगे, है ना, ये झारखंड का मैप आप देख पा रहे होंगे। यहां पे अगर हम लोग बात करें पलामू प्रमंडल की, एक हम लोग बात करें पलामू प्रमंडल की, फिर हम लोग अगर बात करें उत्तरी छोटा नागपुर की, उत्तरी छोटा नागपुर की, और फिर हम लोग बात करें अगर कहीं संथाल परगना की। अगर कुल मिलाकर के एक लाइन में अगर बात करें कि झारखंड की जो उत्तरी सीमा है ना, झारखंड की जो उत्तरी सीमा है, ये उत्तरी सीमा में जो ज्यादातर जो बोला जाता है वो भाषा का नाम है खोठा, है ना। इन जिलों में कह सकते हैं कि खोठा भाषा का प्रयोग जो वो पर्याप्त मात्रा में किया जाता है, बहुत अधिक संख्या में, है ना, अधिक संख्या में लोग जो वो खोठा भाषा का इस्तेमाल जो वो करते हैं, चाहे वो मातृभाषा के रूप में करे या तो कई जिलों में जो वो अब धीरे धीरे खोठा भाषा को जो वो उनके सिलेबस में शामिल किया गया है, अब धीरे धीरे पढ़ाई वगैरह भी होने लगा है। साथ ही साथ में आप तो पता ही होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में तो खोठा भाषा को तो जोड़ा ही गया है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, अब यहाँ पे एक और सवाल आपके मन में हो रहा होगा या आ रहा होगा कि क्या जो दक्षिण झारखंड के जो ये कह सकते हैं कि बाकी के ये नीचे वाले जो जिले हैं, क्या इनके लोग खोठा भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं? तो बोलेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि कुछ कुछ खोठा भाषा का प्रयोग करते हैं।
कुछ जगह पे नहीं होता है, लेकिन कुछ जिलों में खोटा भाषा का प्रयोग वो संपर्क भाषा के रूप में करते हैं और वो खोटा भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन मुख्य रूप में अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप में जब हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप में ये झारखंड के उत्तरी सीमा में, जब हम लोग बात करेंगे झारखंड के उत्तरी सीमा में 3 प्रमंडल है ना, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और फिर संथाल परगना, ये 3 प्रमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पे खोटा भाषा का प्रयोग जो किया जाता है वो पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। और लगभग अगर कहीं देखा जाए तो लगभग अगर कहीं बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास लोग जो वो खोटा भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, 1.5 करोड़ के लगभग में। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहां से आपको एक आइडिया आ जा रहा होगा कि खोटा भाषा का प्रयोग करने वाले लोग जो वो कितने हैं। तो अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ आबादी के नित्य दिन के ये व्यवहार की भाषा के रूप में हम लोग जो वो खोटा भाषा को मान सकते हैं। यह भाषा जो वो जनजातीय समुदाय की, विशेष करके संथाल जो समुदाय है उनको गैर जनजातीय समुदाय को जोड़ती है, अर्थात कह सकते हैं कि यह संपर्क भाषा का भी काम जो वो करती है। ठीक है, खोटा भाषा क्षेत्र के अगर मैं बात करें शेष जनजातीय समुदाय को, है ना, बाकी के जो शेष जनजातीय समुदाय हैं जिसमें से जैसे कि मुंडा, बेदिया, करमाली आदि की मातृभाषा भी खोटा ही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अपनी मातृभाषा धीरे धीरे ये भूल रहे हैं, है ना। इनकी जो अपनी मातृभाषा है या तो वे भूल चुके हैं या तो धीरे धीरे वो भूल रहे हैं। यही वजह है कि इनकी भी जो भाषा है वो भी कह सकते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में खोटा को जो वो अब माना जा रहा है, या कई लोग तो इसे जो वो मूल रूप में खोटा भाषा का प्रयोग भी करते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इस भाषा की विशेषता की, कि इस भाषा की विशेषता जो वो क्या क्या है। तो विशेषताओं में आप मुख्य रूप में हम लोग एक टॉपिक ही आपको स्पेशल दे रखा है पढ़ने के लिए, है ना। जब हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में तो वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक दे रखा है पूरा एक खोटा भाषा की विशेषता से संबंधित एक टॉपिक ही आपको आगे चल करके पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग सब कुछ बात करेंगे खोटा भाषा की विशेषताएं। जब उद्भव और विकास पढ़ लेंगे उसके बाद में हम लोग विशेषताओं पे ही चर्चा करेंगे और वहां पे पूरा डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए अब आपको क्या है कि 2 चीजें आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। डाटा हम आपको दे रहे हैं और उसको थोड़ा सा डिटेल में हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जब आप अपने से नोट्स जब आप बनाएंगे तो उन नोट्स में आपको एक काम करना है कि मैक्सिमम आप डाटा को ऐड करिएगा। वहां से क्या होगा कि लिखने का तरीका आपको पता चल गया है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से आप जो वो मजबूत हो चुके हैं कि कहां पे किस व्याकरण का कैसे व्याकरणिक शब्दों का प्रयोग करना है, वो चीज आपको पता चल जाएगा। शब्दों से लगभग आप परिचित हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है कि कहां पे डाटा को ऐड करना है, ये सारी बातें आपको काम करनी होंगी और डाटा आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब आप नोट्स बनाएं तो कोशिश करिएगा कि अपने नोट्स में हम मैक्सिमम डाटा को यूज करें, है ना, मैक्सिमम डाटा को रखें। क्योंकि थ्योरी तो आप आसानी से चाहेंगे तो लिख लेंगे, लेकिन डाटा आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा, इसलिए डाटा को आप ज्यादा याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं विशेषताओं की। खोटा भाषा लगभग झारखंड के 24 जिला में 15-16 जिलाएं बोलल जाए। तो खोटा भाषा झारखंड के 24 जिला के मध्य 15-16 जिलाएं बोलल जाए खोटा भाषा। खोटा झारखंड के ढांगा ओसार क्षेत्र में बोलल जाए वाला भाषा हके, जकरा राज्य 31,000 वर्ग किलोमीटर या तो फिर 34,000 वर्ग किलोमीटर ढांगा ओसार क्षेत्र में बोलल जाए। 31,000 शिवदयाल से शिवदीप के अनुसार से और 34,000 वर्ग किलोमीटर बीएन ओदार के अनुसार से, क्योंकि यहां पे हम डाटा लिख दिए, आपको याद रखनी है। खोटा भाषा सदानिक संगे संगे आरो सभी के संपर्क भाषा रूपे बोला है। खोटा भाषक शब्द संपदा के दीर्घर जोगान है, किले की खोटक शब्द गुलन प्रकृतिय पावल विविधता से बहरायल है। अब देखिए खोटा भाषा की शब्द संपदा की जब बात करते हैं तो ये पूरा भरा पूरा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं खोटा भाषा का जो उद्भव माना जाता है
वो प्रकृति से जोड़ करके देखते हैं। यही कारण है कि प्रकृति से जुड़े हुए शब्द जो वो आपको खोठा में भरपूर मात्रा में, है ना, बहुतायत मात्रा में आपको जो वो खोठा भाषा के शब्द जो होंगे वो कहीं ना कहीं जो वो प्रकृति से जुड़े हुए शब्द आपको दिखेंगे। खोठा लोक साहित्य भरल पुरल समृद्ध जमढल और तलियाल है। खोठा भाषा की लोक साहित्य की बात करें तो यह भी जो वो कहीं ना कहीं भरपूर मात्रा में आपको एक समृद्ध भाषा के रूप में आपको खोठा भाषा का लोक साहित्य जो वो आपको देखने को मिलेगा। लोक साहित्य आपको एक पूरा टॉपिक ही पढ़ने के लिए दे रखा है, पूरा एक सेक्शन ही है बांटा हुआ, जो कि भाग ख में हम लोग चर्चा करेंगे खंड 1 में। तो वहां पे खोठा लोक साहित्य का परिचय, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, प्रकीर्ण साहित्य सबकी चर्चा हम लोग वहां पे डिटेल में बात करेंगे, है ना, कि लोक साहित्य जो वो कितने भागों में जो वो वर्गीकरण किया गया है, कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, कितना समृद्ध है ना, कितना समृद्ध है हमारा खोठा भाषा का लोक साहित्य, उसकी चर्चा भी हम लोग वहां पे करेंगे। चाहे वो लोकगीत होगा, फिर लोकगीत के अंदर भी हम लोग घुसेंगे, है ना, कि लोकगीत है तो लोकगीत में भी कितने प्रकार के लोकगीत हैं, लोक कथा है तो लोक कथा कितने प्रकार के हैं, है ना। सबसे पहले लोकगीत का परिभाषा हम लोग देखेंगे, फिर उसकी विशेषता की बात करेंगे, उसके महत्व की चर्चा करेंगे, खोठा लोकगीतों का वर्गीकरण की बात करेंगे, और लोकगीतों में जो विविध चित्रण है उनके बारे में भी हम लोग वहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे, है ना, एकदम अच्छे से हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक वाइज हम लोग चर्चा करेंगे। खोठा भाषा कुछ आपन विशेषता है जे आरो भाषाएं नाय भेटा है। खोठा की कुछ अपनी विशेषता भी है जो कि कह सकते हैं कि अन्य भाषाओं में ये चीजें जो वो नहीं देखने को मिलते हैं, और वो कौन कौन सी बातें हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। केवल हम यहाँ पे पॉइंट को हम यहाँ पे दिखा दिए हैं, बाकी के आगे हम लोग जब बात करेंगे खोठा भाषा की विशेषता तो वहां पे इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। खोठा शिष्ट साहित्य आजो विकासमान या प्रगतिशील है। खोठा भाषा के जो शिष्ट साहित्य है, अब यहाँ पे दो शब्द आया, एक आया लोक साहित्य और दूसरा आया शिष्ट साहित्य। तो लोक साहित्य की जब हम लोग बात करते हैं और शिष्ट साहित्य की बात करते हैं तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर तो आपको पता ही होगा पहले से, क्योंकि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में पहले से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। लोक साहित्य में जो सबसे पहली बात है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर क्या है, तो लोक साहित्य में रचना काल और रचनाकार और रचनाकाल की चर्चा नहीं होती है ना, यहाँ पे इनके बारे में जानकारी हमें नहीं होता है, ये अज्ञात होते हैं। जबकि शिष्ट साहित्य में अगर बात करें तो रचनाकार और रचनाकाल ये दोनों जो वो ज्ञात होता है, हमें पता होता है कि कब उसकी रचना हुई है और उसके रचनाकार कौन है, ये हमें शिष्ट साहित्य में पता होता है, लेकिन लोक साहित्य में ये पता नहीं होता है। ये दोनों में अंतर तो आपको पता होगा, वहां पे जब हम लोग बात करेंगे शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के बीच में अंतर, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि खोठा लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या क्या अंतर है। ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इन दोनों में अंतर है, क्या क्या विभिन्नताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगर बात करें कि लोक साहित्य की, तो फिर हम लोग अगर देखा जाए तो फिर थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जब हम लोग बात करते हैं खोठा लोक साहित्य की, तो खोठा लोक साहित्य भी जो वो अलग अलग खंडों में बटा हुआ है। जहां पे हम लोग बात करते हैं लोकगीत की बात करते हैं। इसके अलावे अगर बात करें तो लोक कथा की चर्चा करते हैं, हम लोग लोक कथा की चर्चा करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो लोक गाथा की चर्चा करते हैं, लोक गाथा की चर्चा करते हैं। और फिर हम लोग बात करते हैं प्रकीर्ण साहित्य की, है ना, प्रकीर्ण साहित्य की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। और प्रकीर्ण साहित्य जो वो फिर से 4 खंडों में बटा हुआ है। प्रकीर्ण साहित्य भी जो वो 4 खंडों में बटा हुआ है, जहां पे हम लोग बात करते हैं आहना यानी मुहावरा की, पहेली, है ना, आहना, लोकोक्ति, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पहेली की, और फिर हम लोग बात करते हैं मंत्र की। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, है ना, आहना यानी मुहावरा, लोकोक्ति यानी प्रत्यय, पहेली में
हियाली, फाकी, ये अलग नामों से जाना जाता है ना, पहेली। उसके बाद में फिर मंत्र। ये हम लोग जब बात करते हैं लोक साहित्य की, जब हम लोग लोक साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पे इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और हर एक को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कोई शॉर्ट में हम लोग नहीं चलने वाले हैं, पूरे डिटेल में हर टॉपिक को हम लोग बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। कहीं पे आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे शिष्ट साहित्य की। तो जब हम लोग शिष्ट साहित्य की बात करते हैं तो शिष्ट साहित्य में आपका बहुत भाग है। यहाँ पे शिष्ट साहित्य में, शिष्ट साहित्य को भी अगर देखा जाए तो इसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे शिष्ट साहित्य में हम लोग बात करते हैं तो दो भाग में बांट सकते हैं। पहले शिष्ट साहित्य को एक तो हम लोग बांट सकते हैं गद्य भाग में और दूसरा है पद्य भाग में, है ना। पहला इनको दो भागों में बांट सकते हैं, पहला गद्य और दूसरा पद। तो गद्य और पद ये दोनों में पहले हम लोग बांट सकते हैं। फिर गद्य में फिर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, फिर गद्य को अलग अलग भागों में बांटेंगे, फिर पद्य को अलग अलग भागों में बांटेंगे। पद्य को अलग अलग भागों में बांटेंगे जैसे कि कविता हो गया, फिर उसके बाद में गीत की चर्चा हम लोग करेंगे। और वहां पे जब हम लोग बात करेंगे गद्य की तो यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक आएगा, जिसमें से कहानी हो गया, है ना, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शब्दचित्र, संस्मरण, ये सभी बातें जो वो हम लोग गद्य में बात करेंगे। तो शिष्ट साहित्य के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो शिष्ट साहित्य के बारे में चर्चा हम लोग वहां पे करेंगे पूरे डिटेल में कि क्या होता है शिष्ट साहित्य, है ना। शिष्ट साहित्य के साथ साथ में खोटा साहित्य का काल विभाजन भी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। फिर वहां पे खोटा पद्य साहित्य का उद्भव और विकास की बात करेंगे कि कैसे खोटा भाषा का पद्य साहित्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। फिर खोटा भाषा के गद्य भाषा, है ना, गद्य का कैसे उद्भव और विकास हुआ, है ना। गद्य साहित्य की चर्चा हम लोग करेंगे कि कैसे इस गद्य पूरे गद्य साहित्य का कैसे उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, किन किन साहित्यकारों का उसमें योगदान रहा, उन सारी बातों की चर्चा हम लोग वहां पे उस टॉपिक्स में करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि खोटा शिष्ट साहित्य आज वो विकासमान है, कि खोटा का शिष्ट साहित्य जो वो क्या है, आज भी जो वो प्रगतिशील है, आज भी उसकी रचनाएं जो वो हो रही हैं और धीरे धीरे ये भाषा जो वो अपनी समृद्धता को दिखा रहा है। आगे बात करने खोटा संज्ञा और क्रिया शब्द एक मंच है, स्वरागम भेंटा है। स्वरागम जिसको हम लोग कहते हैं मध्य स्वरागम, है ना, क्या कहते हैं, मध्य स्वरागम कहते हैं, मध्य स्वरागम कहते हैं। और ये कह सकते हैं कि खोटा भाषा की अपनी एक विशेषता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि खोटा भाषा की अपनी विशेषता है। जैसे कि मधु को हम लोग बोलते हैं मौध, आग को आग, आग को आग, चल को चैल, चार मतलब चावल, चावल को क्या बोलते हैं, चार को चाउर, रात के रायत, मार के मायर, इस प्रकार से जो वो बीच में देखिए, बीच में जो वो मध्य स्वरागम की अपनी एक विशेषता है इस भाषा की। खोटा भाषा देवनागरी लिपि में लिखल जाए, खोटा भाषा जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डॉक्टर ए.के. झा अपन खोटा सहित सदानिक व्याकरण किताबें सदानिक भस्मन के बांटा खूंटा ई नियर करल हत। तो अगर बात करें कि ए.के. झा जी के अनुसार से इन्होंने जो वो बांटा जो है ना, इन्होंने जो सदानिक भाषा परिवार को जो बांटा है ना, सदानी भाषा को जो बांटा है इन्होंने, कह सकते हैं कि यह केवल सदानी भाषा ही नहीं, है ना। अगर बात करेंगे किताबें सदानिक भाषा को जो बांटा इन्होंने, पहला तो नागपुरी, जैसे कि नागपुरी में अगर बात करें तो सदरी या सादरी, सदरी कोल या सदरी कोरबा। फिर कुरमाली में सिखरिया और खासपेलिया। फिर उसी तरह से खोटा में गोलवारी, देशवाली, रामगढ़िया, खंटाही, सदरी खोटा, खोटा, खंटाली, सिखरिया, खासपेलिया और पंचपरगनिया में तमरिया। इस प्रकार से जो वो ए.के. झा जी जो वो खोटा सहित सदानिक व्याकरण, जो व्याकरण का कह सकते हैं कि पहली पुस्तक मानी जाती है, यहाँ पे जो वो सदानी भाषा को कुछ इस प्रकार से जो वो वर्गीकृत किए हुए है ना। इस तरह से जो वो इन्होंने जो वो नागपुरी को इस तरह से बताया है ना, कुरमाली को इस तरह से अलग अलग क्षेत्र के आधार पे बांट करके बताया है। खोटा के कह सकते हैं कि क्षेत्रीय रूपों का वर्गीकरण इस तरह से किया है। जब हम लोग खोटा का क्षेत्रीय बात करेंगे, है ना, क्षेत्रीय भाषा की चर्चा हम लोग करेंगे, क्षेत्रीय रूप की चर्चा करेंगे, तो वहां पे पूरे हम लोग डिटेल में बात करेंगे,
चाहे वो जो भी हो, गोलवारी हो, देशवाली हो, सिखरिया हो, खासपेलिया हो, पार नदिया हो, संथाल परगनिया हो, है ना, रामगढ़िया हो, देवघरिया हो, ऊपर घाटिया हो। तो ये सभी की चर्चा हम लोग वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग खोटा का क्षेत्रीय रूप की चर्चा करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय रूप आपको एक टॉपिक ही पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, हर एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं खोटा भाषा के विकास का। डॉक्टर गजाधर महतो अपने शोध ग्रंथ में लिखल हत कि झारखंड में सबले आगू मुंडा के आगे कुर्मी आयल हत और सभे भाषा शुरू रूप बोली है। कहते हैं कि यहाँ पे अपने शोध ग्रंथ में कहते हैं कि झारखंड में जो वो सबले आगू मुंडा के बातें, कि मुंडा के बाद में अगर सबसे पहले कोई आया तो वो कुर्मी आए। ठीक है, और ये कुरमाली से जोड़ करके, कुर्मियाली से जोड़ करके ये कह सकते हैं कि खोटा भाषा को देखते हैं। ये सभे भाषक शुरू रूप बोली होवे है, बोली है जे बोलल जाए। और स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई भाषा होती है तो शुरुआत में ही वो भाषा नहीं बन जाती है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो अरे बहुत तेज है, तो तेज वो शुरू से ही नहीं रहा है, उसके पहले वो कहीं ना कहीं जब शुरुआती दौर में वो अपनी तैयारी जब कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं कमजोर ही थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उसमें अभ्यास किया, उसमें कह सकते हैं कि मेहनत की। तो ठीक उसी प्रकार से एक भाषा को भी अगर कहीं जब शुरुआती दौर में कह सकते हैं कि जब भाषा का विकास हो रहा होता है तो वो भाषा भी कहीं ना कहीं एक बोली के रूप में ही होता है। और उस समय जो वो उनमें साहित्यिक रचनाएं नहीं के बराबर होती हैं, केवल क्षेत्र आधार पे, क्षेत्र विशेष आधार पे जो वो कह सकते हैं कि उस भाषा का प्रयोग जो वो किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में, है ना। अपने कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे समुदाय के समुदायों में कह सकते हैं कि छोटे छोटे क्षेत्र विशेष पर कह सकते हैं कि इन भाषाओं का उपयोग जो वो किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि जखन ओकर साहित्य लिखाए लागे है तो वो भाषा का रूप ले ले है। लेकिन जब उसमें से साहित्यिक रचनाएं जो वो लिखाता है और जब साहित्यिक रचनाएं काफी समृद्ध हो जाती है तो वो धीरे धीरे जो वो भाषा का रूप ले लेती है, जो कि हम लोग पहले चर्चा इसकी कर चुके हैं। फिर वो आपन प्रभाव बढ़ावल पर वो आपन सीमाना लांघ के ढांगा ओसार क्षेत्र में पसर जाए। और फिर वो क्या करता है कि वो बोली जो वो कह सकते हैं कि केवल बोली तक ना रह करके, और वो क्या करता है, जो एक सीमा बना हुआ था उस सीमा को पार करके और एक विस्तृत क्षेत्र में जो वो फैल जाता है। खोटा पहले बोली रहे और एखनो है, मगर आप एकर साहित्य लिखाए लागल है, तो ई क्षेत्रीय भाषा के रूप में ठाव पावल है। और झारखंड सरकार एकरो द्वितीय राजभाषा रूपे मान्यता दिल है। अब देखिए क्या है कि खोटा भाषा पहले भी बोली थी, अभी भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में ही खोटा को रखा गया है। खोटा भाषा अभी भी उतना समृद्ध नहीं हुआ है जो कि एक भाषा के रूप में हम लोग रख सके, है ना। तो क्योंकि आज भी इसमें बहुत सारी बातें जो वो करना बाकी है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो खोटा भाषा का विकास एक अपने आप में एक टॉपिक है, वहां पे हम लोग इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो वही कहते हैं कि ये क्षेत्रीय भाषा के रूप में अभी वर्तमान में जो वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो वो खड़ा है, लेकिन ये रुका नहीं है ना। ये भाषा जो वो आज भी विकासमान है, प्रगतिशील है। झारखंड सरकार एकरो द्वितीय राजभाषा रूपे मान्यता देल है। जो झारखंड सरकार है इस भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में इसे जो वो मान्यता दिए हुए से ले आप एकर साहित्यिक विकास के बदे लिखल जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम लोग जो वो इस भाषा के विकास क्रम को हम लोग जो वो दर्शा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी चर्चा हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी भाषा का विकास क्रम जो होगा वो कितने तरह से हो सकता है, तो देखिए मुख्य रूप में यहाँ पे बात करें तो दो प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। एक तो है मौखिक रूप में और दूसरा है लिखित रूप में। किसी भी भाषा का विकास जो होगा वो दो रूपों में हो सकता है। एक तो पहला जो वो मौखिक रूप से हो सकता है, जिसमें से हम लोग जो वो शिष्ट लोक साहित्य को रखते हैं, है ना। इसमें से हम लोग लोक साहित्य को रखते हैं। और लिखित रूप में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग शिष्ट साहित्य को हम लोग यहाँ पे शिष्ट साहित्य की बात करते हैं।
तो अगर देखा जाए तो यहां पे मुख्य रूप में हम लोग क्या है, दो तरह से इस भाषा के विकास क्रम को हम लोग जो वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करते हैं मौखिक रूप से, है ना, यहां पे क छूट गया है। जब हम लोग बात करते हैं मौखिक रूप से, तो खोटा भाषा का प्रयोग मौखिक रूप में ढेरी आगुए यानी पूर्णा परिया प्राचीन समय से आहना, पटतैर, कहावत, गीत। और गीत में आपको पता होगा कि खोटा में पूरा गीत का एक भंडार है, पूरा भरा पूरा है। कैसे हम बोल रहे थे कि खोटा भाषा का लोक साहित्य जो है वो काफी समृद्ध है, तो इसका अंदाजा आपको लगाया, आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर देखा जाए तो खोटा में लगभग गीतों की चर्चा करेंगे तो सैकड़ों गीत हैं जो कि खोटा भाषा में प्रयोग किया जाता है ना। खोटा भाषा में जो वो इन लोक गीतों को गाया जाता है, चाहे वो लोक गीत की बात करें या शिष्ट गीत की बात करें। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे मौखिक रूप से बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो लोकगीत की बात करेंगे, लोकगीत की भी बात करेंगे और आगे हम लोग शिष्ट गीत की भी बात करेंगे। दोनों चीजों की बात करेंगे। बोलेंगे लोकगीत और शिष्ट गीत में अंतर क्या है, तो लोकगीत जो वो मौखिक रूप में होता है ना, ये मुख्यतः जो है वो मौखिक रूप में होता है। जैसे कि अगर बात करें लोकगीत के जो वो रचनाकार का पता नहीं होता है। अब कोई पूछे कि बिहा गीत के लिखल है, कोई बता सको है? कोई नहीं बता सको है कि भाई बिहा गीत के लिखे शुरू कर लिए। जैसे कि विदाई गीत, अब विदाई होबो तखने गीत गावल जाए, वो गीत के लिख ले ककरो नहीं पता है। करम गीत, जैसे कि कोई पर्व त्योहार में करम गीत, सोहराय गीत, टुसू गीत, सरहुल गीत, तो ये पर्व त्योहारों में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत को कौन लिखा है, कोई बता सकता है? बोले नहीं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये एक क्रम है जो कि वो चला आ रहा है। तो ये मौखिक रूप में ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चला आ रहा है। इसके रचनाकार का नहीं पता होता है हमें, ना ही इसके रचना काल का पता होता है। इसके रचना काल का भी हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ बातें हम लोगों को याद रखना होगा जो कि आपको आगे चल करके पॉइंट बनाने में ये काम आने वाला है। जब आगे की चर्चा हम लोग करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट रूप में हम लोग जो वो इसकी डिस्कस करेंगे कि एक एक पॉइंट को हम लोग शामिल करेंगे उसमें से। क्लियर हो गया? ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग शिष्ट गीत की बात करते हैं तो शिष्ट गीत के रचनाकार का पता होता है, वो लिखित रूप में होता है, उसके रचना काल का पता होता है। जैसे कि एक गीत हम लोग बात करेंगे सुहान लागे रे, है ना, एक किताब सुहान लागे रे। तो सुहान लागे रे क्या है, यहां पे हम लोग शिष्ट गीत की बात कर रहे हैं। यहां पे गीत के रचनाकार का हमें पता है, किसके रचनाकार कौन है, तो अलग अलग गीत, अलग अलग लेखकों के, अलग अलग साहित्यकारों का वहां पे गीत जो वो शामिल है, जिसमें से कई सारे साहित्यकारों के गीतों को शामिल किया गया है उस पुस्तक में। उसके रचनाकाल का हमें पता है कि कब उसकी रचना हुई है, कब उसका प्रकाशन हुआ है, तो वो सारी बातें हमें पता है और वो लिखित रूप में है। तो ये दोनों में अंतर भी आपको समझना होगा, लोकगीत और शिष्ट गीत की। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां पे गीत में अगर बात करें तो जैसे कि झूमर, झुमटा, खेमटा, रिजवारी, डोहा, घेरा गीत, चांचर, हराबदिया, निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ, भदरिया, डमकच, ढेलुआ गीत, बांदर खेला गीत, ये सभी गीत जो वो और भी कई सारे गीत हैं, है ना, उनको हम जो वो मोदियाली है, भटियाली है, झिंगफुलिया है, उन गीतों को हम शामिल यहाँ पे नहीं किए। अगर शामिल करेंगे तो बोले कि सैकड़ों गीत है जो कि इसमें से शामिल किया जा सकता है। लोक कथा है, पहेली है, ये सभी रूप में खोटा भाषा का प्रयोग हवे लागल है और पहले से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। कब से हो रहा है? ढेरी आगुए से, पूर्णा परिया काल से, यानी प्राचीन समय से इनका प्रयोग जो वो किया जा रहा है। बोलचाल के रूपे खोटा भाषा के प्रयोग हजारों बछर से भय रहल है, जेकर प्रमाण हकै खोटा लोक साहित्य जेकर डटगर टमान झारखंडे भेटा है। तो कह सकते हैं कि बोलचाल के रूप में खोटा भाषा का प्रयोग आज से ही नहीं, ये हजारों वर्षों से हम लोग मान सकते हैं कि बहुत पहले से इस भाषा का प्रयोग जो वो किया जा रहा है। जिसका प्रमाण अगर बात करें तो लोक साहित्य जो वो सबसे मुख्य प्रमाण दे सकता है, हालांकि ये मौखिक रूप में है, लिखित रूप में नहीं है ना, ये चीज एक आप मान सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे। खोटा के विद्वान तितकी राय के ढेरी मौखिक गीत आयझो बूढ़ा गुलन के मुहे सुने पार भय।
मकिन अफसोसे के बात ई है कि ओकर लिखित प्रमाण नाय बाँचल है। मैं तो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज तितकी राय जी के जीवनी खोटा खूंटा तितकी राय, जो कि 2012 में इसका प्रकाशन होता है बाली डी खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा। जे खोटा पहली जीवनी लागे है ना, खोटा की पहली जीवनी साहित्य है। एकर में उनकर कहल या गावल गीते के जोहड़वल गेल है, जेकर कुछ पाता ई रकमे है। अब एक खोटा विद्वान की चर्चा यहां पे की जाती है तितकी राय की। बता दें कि ये इतने कह सकते हैं कि अपने आप में इतना इनके अंदर काबिलियत था कि अगर कहीं इनको 5 से 10 मिनट अगर कहीं समय दिया जाए और वो बोल देता, उनको कोई बोल देता कि आपको इस विषय पर एक कविता लिखना है या गीत लिखना है, तो वो 5 से 10 मिनट में सोच करके एक कविता लिख देते थे मौखिक रूप में, आपको सुना देते मौखिक रूप में एक कविता। इतनी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे ये। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति जो वो खोटा भाषा के साहित्यकारों में या कह सकते कि खोटा विद्वानों में शामिल थे। जैसे कि यहां पे एक पंक्ति है, होता क्या कि एक बार की कहानी है कि ये एक जमींदार होते हैं जिनका नाम रहता है बुट्टू लायक। तो इनके यहां पे क्या होता है कि भंडारा होता है, भोजन का बुलावा जाता है, क्योंकि इनके माता जी का देहांत होता है तो वहां पे ये भोज खाने के लिए जाते हैं, है ना। श्राद्ध संस्कार होता है तो संस्कार में ये भोजन करने के लिए जाते हैं। अब वो बैठते हैं तो थोड़ी देर हो जाती है। इस विषय पर क्या होता है कि उनको थोड़ा आ जाता है गुस्सा, और गुस्सा आ जाने की वजह से क्या होता है कि 10 लोग बैठे होते हैं और वहीं पे ये कविता रच देते हैं। कहते हैं कि माय के काहे लगला कांसी, बांध पेंदा हलो पीपर गाछ, टाइम के काहे नाम देलक देहलक फांसी, मोटर ऊपर 3 दिन भेलो बसाए लागल बेसी, छाटो जात पोड़ाए देलो खाली डोम घासी, घरे हलो रोटी मिठाई सब रहलो बासी, आस पड़ोसिया के नेता दे के करले है लोग हंसी। होता क्या है कि कहते हैं कि ये दिखावटी, इतना दिखावा करने की क्या आवश्यकता थी, है ना। काशी, क्योंकि कहते हैं कि जमींदार है भाई तो पैसा वाला व्यक्ति है, जमींदारी है तो अपना एक रुतबा होता है। वो अपनी माता जी का कह सकते हैं कि अंतिम क्रियाक्रम जो करने के लिए जाते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए वो काशी लेकर के जाते हैं। तो वही कहते हैं कि माँ के काहे लगला काशी, अरे कि माँ को काशी ले जाने की क्या आवश्यकता थी। बांध पेंदा हलो पीपर गाछ, कि जब यहीं पे जब तो बगल में सब कोई संस्कार अपने जो भी मरते हैं उनका संस्कार जब यहीं पे हो जाता है तो आप अपनी माँ को काशी ले जाने की क्या आवश्यकता थी। टाइम के काहे नाम देहलक फांसी, मोटर ऊपर 3 दिन भेलो, कि मोटर में 3 दिन तक एकदम लेकर के गए, बसाए लागल बेसी, कि वो इतने दिनों तक 3 दिनों तक आप लेकर के इतना दूर गए, 3-3 दिन तक आप गाड़ी में, छाटो जात पोड़ाए देलो खाली डोम घासी, और वहां पे आप जाकर के आप अंतिम संस्कार भी नहीं किए, वहां पे जला दिया कोई छोटी जाति, कोई भी जाति जो वो दूसरा जाति जला दिया, जिसमें से डोम घासी लोग रहते हैं वहां पे, तो वो लोग जला दिए। घरे हलो रोटी मिठाई, कि घर में था रोटी मिठाई सब रहलो बासी। अब कहते हैं कि रोटी मिठाई मतलब पूरी सब्जी सब कुछ, जिलेबी वगैरह जो भी बनाया था वो सब रह गया बासी। काहे कि आस पड़ोसिया का नेता दे के करले है लोग हंसी, कि आस पड़ोसी का नेता दे करके खाने का व्यवस्था नहीं किए तो क्या होगा, वो बासी रह जाएगा। अब यहां पे क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो उनको आ जाता है गुस्सा, और वो पूरा गुस्सा जाते हैं, इनको पकड़ करके एक कमरा में बंद कर दिया जाता है। कहता है कि चलो भाई इनको बंद करो, और जब तक ये मेरे माँ के बारे में और मेरे बारे में जब तक एक अच्छी कविता नहीं लिखेगा तब तक इसको जो वो बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब यहाँ पे इनको हो जाता है बड़ा दिक्कत कि अरे वाह, अब तो हम लगता है कि बोल करके फंस गए। तो फिर ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो भाई एक प्रयास किया जाए, इनको कमरा में बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि आपको समय दिया गया है, जब तक आप एक कविता, अच्छी कविता नहीं लिखेंगे तब तक आपको जो वो बाहर नहीं किया जाएगा। अब ये तितकी राय अपने कमरे के अंदर में ही सोचने लगते हैं, और थोड़ी देर के बाद में आवाज लगा देते हैं जमींदार साहब को, है ना। थोड़ी देर में ही आवाज लगा देते हैं जमींदार साहब को।
अब क्या होता है कि ये कहते हैं कि लायक जी खोल दे अब केवारी, हमर कविता भय गेलो तैयारी। अब बोले कि भाई ये इतना जल्दी कैसे कविता लिख दिया। इस बात को सुन करके दरवाजा खोल दिया गया और तितकी राय ने कविता जो वो जमींदार साहब को सुनाने लगे, जिसका कुछ अंश हम सुना देते हैं। बाकी के डिटेल में इसकी चर्चा जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे। कहते हैं आगे कि तांतरी के उगन लायक पुण्यमान हला, उनखर बेटा ईगो जन्मल हला। दरअसल तांतरी जगह का नाम था तांतरी गांव, वहीं के जमींदार थे ये बुटू लायक। तो वही कहते हैं कि तांतरी के उगन लायक पुण्यमान हला, उनखर बेटा एगो जन्मल हला। बुटू और गोरीलाल नाम जाहरी भेला, आसपास सोभी जाना हला। कि बुटू और गोरीलाल ये दो भाई थे, है ना, दोनों भाई। कहते कि उगन लायक, बुटू लायक और एगो उगन लायक, है ना। तो यहाँ पे बुटू लायक कहते हैं कि उगन लायक के दो गो बेटा हला, एगो बुटू लायक और एगो गौरीलाल। दोनों नाम जो वो बड़ा ही चर्चित हुआ। आसपास सोभी जाना हला कि आसपास के सभी लोग जानते थे। सावन महीनाए भाई गंगा पाई गेल, है ना, माय गंगा पाई गेल। सावन महीनाए माय जो वो गंगा पाई गेल, दुइयो भाई एके बूढ़ी गंगा पाई गेला। दुइयो भाई एके बूढ़ी गंगा पाई गेला। बजना बजाय के एके मती भेला, बजना बजाय बूढ़ी खाटी से उठैला, खाटी जे उठैला। बूढ़ी मायक पुइन लड़ी गेला, 19 आदमी मिल दामोदर पार भेला। और इस तरह से जो वो तितकी राय ने अनेक प्रकार की कविताओं की रचना इन्होंने जो वो किया है। बस यही दुर्भाग्य है कि इनकी रचनाएं जो वो आज लिखित रूप में नहीं है। हालांकि इसका प्रयास जो वो सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने इसका प्रयास जो वो किया है कि खोटा खोटा तितकी राय पुस्तक में कह सकते हैं कि शामिल करने का प्रयास जो वो इन्होंने किया है, ताकि उसमें से जो वो कुछ शामिल कर लिया जाए। ठीक है, बाकी के सारी जानकारी हम इनके बारे में हम बताएंगे, है ना। तितकी राय के बारे में कि तितकी राय कौन थे, है ना, इनके पिता जी का नाम क्या था। तो बता दें कि 20वीं सदी के प्रारंभ में खोटा के प्राचीन कवि के रूप में माने जाते हैं तितकी राय, जिनकी रचनाओं या कविताओं के विषय में सिराजुद्दीन अंसारी सिराज ने एक लिखित पुस्तक खोटा खूंटा तितकी राय के माध्यम से संग्रह करने का जो वो काम किया है। तितकी राय के पिता का नाम जो वो मोती राय था, और वो भी जो थे वो खोटा भाषा में गीत गाया करते थे। दरअसल क्या है कि ये एक भाट थे, है ना, ये एक दरअसल क्या थे, भाट थे, है ना। तो आपको पता होगा कि भाट सब कह सकते हैं कि बड़ा ही गाने के मामले में बड़ा ही माहिर होते हैं। ठीक है, तो ये भाट एक थे, और इनके पिताजी जो तितकी राय के पिता जो थे मोती राय, वो भी जो वो खोटा भाषा में गाया करते थे, जिसमें से मोती राय के द्वारा गाई गई गाथा कुंवर विजयमाल है ना, कुंवर विजयमल है, जो कि मोती राय के द्वारा गाई गई एक गाथा है। ठीक है, तो बाकी के सारी बातें जो वो, और ये मुख्य रूप में क्या करते थे, तो जो राजा रजवाड़ा हुआ करते थे उनके दरवाजों में जाकर के अपनी रचना जो वो गीत कविता खोटा भाषा में सुनाया करते थे। एक है क्या कि 1952 ईस्वी में पद्मा के महाराजा जो थे कामाख्या नारायण सिंह, उनके समक्ष भी इन्होंने जो वो गीत को सुनाया था। तो कुछ कुछ बातें जो वो कुछ कंटेंट हम आपको देंगे जो कि आपके काम का होगा, वो आप चाहेंगे तो अपनी रचनाओं में जो वो शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको एक थोड़ा सा बता दिए ताकि आपको चीजें जो वो अच्छे से समझ में आ जाएं। अब हम लोग बात करते हैं लिखित रूप में। लिखित रूप से इस भाषा का विकास जो वो कैसे हुआ और कहां से इसकी शुरुआत होती है, थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे। फिर हम जब खोटा भाषा का विकास की चर्चा करेंगे तो वहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। खोटा भाषा पहले लिखित प्रमाण रामगढ़ के राजा दलेल सिंह के रचना से हवे है, जेकरा सभे विद्वान मानल है। 17वीं सदी रचनाकार दलेल सिंह, जिनकर जन्म बादम हजारीबाग में भेल है। बापे के नाम राम सिंह और उत्तराधिकारी उनकर विष्णु सिंह या बिशन सिंह। इनका शासन काल जो था वो 1667 से लेकर के 1724 तक। इन्होंने जो वो कैथा के शिव मंदिर जो कि रामगढ़ में उनका निर्माण इन्होंने कराया था, जिसे 2016 में राष्ट्रीय स्मारक का जो वो दर्जा भी प्राप्त हुआ है। तो अगर बात करें कि मौखिक रूप में अगर देखा जाए तो खोटा भाषा के बारे में अगर बहुत पहले से चल रहा है,
लेकिन जैसे हम लोग लिखित प्रमाण की बात करने लगते हैं तो पहला लिखित प्रमाण जो हमें मिलता है खोटा भाषा को लेकर के, वो मिलता है रामगढ़ के राजा दलेर सिंह की रचनाओं से। और इसमें से जो सबसे चर्चित रचना माना जाता है वो है शिव सागर, जो कि एक महाकाव्य है। और शिव सागर महाकाव्य की अगर बात करें तो यह लगभग 700 पन्ने का है और इसमें से लगभग 12,000 दोहे हैं, है ना, लगभग 12,000 जो वो दोहे हैं इसमें से ये शिव सागर। और इसे जो वो सभी साहित्यकारों ने, सभी खोटा विद्वानों ने जो वो इसे जो वो मान लिया है ना। ये कह सकते हैं कि पहला लिखित प्रमाण जो वो माना जाता है। हालांकि कह सकते हैं कि ये भी कंफर्म नहीं है कि शिव सागर की रचनाओं के बारे में, कंफर्म इसके बारे में भी नहीं है, लेकिन कुछ पंक्तियां जो वो इसके संदर्भ में है, तो कुछ पंक्तियां जब हम दे सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि यह रचना जो वो वास्तविक रूप में, लिखित रूप में था। ठीक है। राजा दलेर सिंह की अन्य रचनाओं में अगर बात करें तो शिव सागर, राम रसावन, राज रहस्य, गोविंद लीलामृत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपसे हो सकता है कि इनके बारे में आप चाहे तो रचनाओं को चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं अपने उत्तर में। उसके बाद में एक था रचनाकार का नाम आता है रुद्र सिंह, जो कि राजा दलेर सिंह के पुत्र थे और इनकी रचनाएं एक जो थी वो थी ज्ञान सुधाकर। हालांकि माना जाता है कि ज्ञान सुधाकर जो रचना है वो इनके दरबारी कवि जो पद्मदास है इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, लेकिन फिर भी जब बात किया गया तो हम लोग मानेंगे कि नहीं, राजा दलेर सिंह के पुत्र के द्वारा ही लिखा गया था। तो रुद्र सिंह कौन थे? तो राजा दलेर सिंह के पुत्र थे, इनकी रचना है ज्ञान सुधाकर। और पद्मदास कौन था? तो ये राजा दलेर सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी रचना है काव्य मंजरी। तो ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के कुछ लिखित प्रमाण हमें जो माना जाता है, जो मिलता है, वो यहीं से कहीं ना कहीं हमें जो वो मिलता है। आगे बात करते हैं आरो कुछ पूर्णा परिया के खोटा साहित्यकार की बात करल जाए तो ओकर में हाड़ीराम, गंगूराम, लक्ष्मण पाठक, भवानी प्रताप ओझा, चामू कमार, बिनंद सिंह या बिनंदिया के नाम से इनको जो जाना जाता है। तो ये कुछ कह सकते हैं कि प्राचीन काल के ये कुछ खोटा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर उसके बाद में जो खोटा के प्राचीन काल की हम लोगों ने चर्चा कर लिया, फिर खोटा का पहिल काल रखा गया है। पहिल काल जो माना जाता है वो 1900 कह सकते हैं कि 1900 के आसपास से लेकर के ये 1959 तक के समय को जो वो मानते हैं, है ना। 1900 के आसपास से 1901 से लेकर के 1959 तक जो मानते हैं वो पहिल काल मानते हैं। हालांकि इसमें भी एक विवाद रहा है। आपको जितने भी खोटा के साहित्यकार हैं, खोटा का जब काल विभाजन हम बताएंगे, है ना, खोटा का काल विभाजन जब हम बताएंगे तो वहां पे भी क्या है कि यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगा जो कि इसमें से थोड़ा सा विवाद का कारण रहा है। जब हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, है ना, अगर बात करेंगे तो आदिकाल पहला, आदिकाल, फिर हम लोग बात करेंगे मध्यकाल, और उसके बाद में फिर हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल। तो ये 3 भागों में जो वो खोटा साहित्य का काल विभाजन जो वो हुआ है। तो इन तीनों का जब हम समय की बात करेंगे ना, टाइम पीरियड की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पे बहुत विवाद मिलेगा आपको। हर एक खोटा विद्वान का अपना अपना अलग अलग मत है। कुछ लोग जो वो 17वीं से लेकर के 1900 तक आदिकाल मानते हैं, कुछ लोग जो वो 1900 से लेकर के 1947 तक आदिकाल मानते हैं, कुछ लोग 1900 से लेकर के 1950 तक मानते हैं, मतलब अलग अलग। कुछ लोग 1800 से लेकर के 1900 तक मानते हैं। तो अलग अलग लोगों का जो वो यहाँ पे अलग अलग विचार जो वो देखने को मिलता है और उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग खोटा का काल विभाजन जब हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जब पहिल काल के खोटा साहित्यकारों की चर्चा करते तो यहाँ पे राजा गंगा नारायण सिंह, जिनकी रचना रघुवर विनय और गीत संगीत है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिसकी रचना है कलाम व्याकुल, तराने व्याकुल, हुस्नो इश्क फलक से, श्रीनिवास पानुरी, इनकी रचना है मेघदूत, बालकिरण, रामकथामृत, चाबी काठी, उद्वासल कर्ण, रक्ते में जल पंखा, और भी कई सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एके झा फिर आते हैं जो कि कविता पुराण, सामाजिक सरजूत निशन, सैर सगरठ, मेका मेकी ना मेट माट, खोटा काठे गैदे कंडी, खोटा काठे पैदे खंडी, पूटी और पालू, खोटा से सदानिक व्याकरण जैसे प्रमुख रचनाएं इनकी जो वो शामिल है इसमें। फिर विश्वनाथ दसौंधी राज आते हैं, जिनमें से अजगर, भगजोगनी, महुआ, माटी पूथल, पुटू सरपरास,
तितकी इनकी पत्रिका आपको याद होगा 1977 में, है ना, अगस्त 1977 में कतरा से यह प्रकाशित होती है पहली बार, तो यह भी आपको याद रखना है। फिर है कृष्ण चंद्र दास आला, महेश गुलबार, विश्वनाथ नागर जैसे कुछ जो वो पहिल काल के खोटा साहित्यकार माने जाते हैं। फिर जब हम लोग बात करते हैं खोटा काल के मध्यकाल के, है ना, खोटा के मध्यकाल के खोटा साहित्यकार, तो जिसमें से संतोष कुमार महतो, श्याम सुंदर महतो, शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, चित्तरंजन महतो, रामशरण विश्वकर्मा, फतेश्वर करमाली, शिवनंदन पांडे, जनार्दन गोस्वामी, प्रहलाद चंद्र दास, पीसी दास के नाम से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शांति भारत, बीएन ओदार, सुकुमार, डोमन साहू, समीर, मनमोहन पाठक आदि जो वो कुछ मध्यकाल के खोटा साहित्यकार है। आधुनिक काल के खोटा साहित्यकार में विनोद कुमार, दिनेश दिनमणि, गिरधारी गोस्वामी, महेंद्रनाथ गोस्वामी, पंचम महतो, गजाधर महतो। हालांकि गजाधर महतो को यहाँ पे भी रखा जाता है, मध्यकाल में भी रखा जाता है। भुवनेश्वर साहू, सिराजुद्दीन अंसारी, डीसी राम, गीता रानी, ये सभी जो वो क्या है आधुनिक काल के खोटा साहित्यकारों में से देखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वर्तमान समय में खोटा की स्थिति क्या है, खोटा कहाँ पे वर्तमान में कह सकते हैं कि खड़ा है। तो खोटा आज एगो बोली से क्षेत्रीय भाषा के रूप में है, मकिन डंडायल नखे आज वो विकासमान है। कहते कि खोटा आज जो वो कहीं ना कहीं एक बोली से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज जो वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो वो आज खड़ा है ना, क्षेत्रीय भाषा के रूप में आज खड़ा है, लेकिन वो रुका नहीं है ना, मकिन वो डंडायल नखे आज वो विकासमान है। आज भी उनकी जो शिष्ट साहित्य है वो आज भी विकासमान है, आज भी जो वो ये भाषा संघर्ष कर रहा है अपनी समृद्धता को और भी दिखाने के लिए। गते गते ई स्कूल कॉलेजें पढ़वैया गिदरे पाठ्यक्रम में जोड़ल गेल है, आगू एकर पढ़ाई शुरू करे उता सुता करे दरकार है ना। आगे की ई बेराएं झारखंडे सबले बेसी बोले चहेता है ना, ई बेराएं झारखंडे सबले बेसी लोके चहेता भाषा हके खोटा, ईटा कहले बेजाय ना है। अगर ये चीज अगर बोले कि वर्तमान समय में अगर बात करें तो झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा के रूप में अगर बात करें क्षेत्रीय भाषाओं में तो वो खोटा भाषा को हम लोग मान सकते हैं, और इसमें से किसी तरह से कोई गलती नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। मकिन आगू ढेरी फेचांगे के डेगे हते ताब जाके एगो डटकर भाषा के रूप में डंडाए, लेकिन आगे चल करके कई तरह के है ना, कई तरह के कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियों से गुजरना होगा, और कहीं ना कहीं आगे चल करके तब जाकर के जो वो भाषा जो वो एक समृद्ध भाषा के रूप में अपना स्थान जो वो पा सकेगा। इसी का हम संक्षिप्त परिचय लिखे हुए हैं, इसको जो वो संक्षिप्त रूप में हम बता दिए हुए हैं है ना। खोटा भाषा का संक्षिप्त परिचय कि कितने क्षेत्रों में खोटा भाषा झारखंड एक सदानी भाषा सबले समृद्ध सकर सुसंतर सैतल भाषा है, जे झारखंड एक मोटा मोटी 3 प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल के इतना जिलाएं और इतना क्षेत्रफल के इतना क्षेत्र ढांगा ओसार क्षेत्र में बोलल जाए वाला भाषा है। झारखंडे मोटा मोटी 1.5 करोड़ ले बेसी लोग चहेता या लोकप्रिय भाषा है खोटा। भारतीय भाषा में अगर बात करें तो भारोपीय भाषा है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, चीनी तिब्बती है। भारोपीय भाषा में जब बात करते हैं तो हिंदी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, सदानी। द्रविड़ भाषा में बात करते हो कुड़ुख और माल्टो। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, बिरहोर, बिरजिया, और चीनी तिब्बती में आता है चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। अब देखिए इन्हीं भारोपीय या आर्य भाषा में एक भाषा यहाँ पे है सदानी, और इन्हीं सदानी भाषा को हम लोग फिर जो वो 4 खंडों में बांट दिए हैं, खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरगनिया। तो यहीं पे जो वो वर्तमान में खोटा भाषा जो वो अपना स्थान जो वो बनाया हुआ है। खोटा झारखंड के संगे संगे पश्चिम बंगाल आरो क्षेत्रें पश्चिम बंगाल, असम और पड़ोसी राज्य में उड़ीसा वगैरह राज्यों में भी जो वो खोटा भाषा का प्रयोग किया जाता है। खोटा क्षेत्रीय रूप में भिनु भिनु बांटल गेल है, जैसे कि सिखरिया, खासपलिया, गोलवारी, देशवाली, खेरबारी, पारनदिया या हजरबगिया, रामगढ़िया, देवघरिया, गाड़ी, उपरघटिया, संथाल परगनिया, छिका छिकी, खोटा आरो आरो। इस सभी ने पहला और उच्चारने के आधारे बांटल गेल है। खोटा मुख्य रूप में झारखंड एक सदानिक भाषा लागे, मकिन आपन क्षेत्र कई गो जनजाति समुदाय जोरेक या संपर्क भाषा रूप में प्रयोग हबो है। खोटा के मुचियाली, डोमाली और कुर्मियाली नामे भी जानल जाए। ये कुछ ऐसे टॉपिक पॉइंट हैं जो कि आप चाहें तो अपने कॉपी वगैरह में नोट करके रखिएगा, ये आपके काम की चीजें हैं। खोटा नाम बेसी लोके मते निंघा या जैर भाव भारतीय पूर्णा लिपि खरोष्ठी से मानल गेल है। खोटा जो नाम आया है, खोटा शब्द की उत्पत्ति जो माना जाता है वो ज्यादा प्रमाणित है, वो है खरोष्ठी शब्द से ही खोटा आया हुआ है।
खोटा भाषा आरो क्षेत्रीय भाषा की तुलना में बेसी डटकर यानी बेसी समृद्ध है, अधिक समृद्ध है। खोटा भाषा साहित्यिक रचना गद्य पद दुइयो रूपे ढेरी भेंटा है। खोटाक लोक साहित्य शिष्ट साहित्य भरल पुरल जमढल और तलियाल है, मकिन ई आजो विकासमान या प्रगतिशील है। खोटा भाषा के विकास खातिर आगू आरो साहित्यकार के रचवैया के दरकार है। खोटा भाषा के विकास के लिए और भी कह सकते हैं कि आगे खोटा साहित्यकारों की जरूरत है। खोटा भाषा उपयोगी किताब के तैयार करे हुई बार हियाव जगवे में आड़ा ले गोड़ा तक विद्वान बुलेन के जकर में श्रीनिवास पानुली, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसुंदी राज, मनमोहन पाठक, तितकी राय, चामू कुमार, भगवती भव प्रीतानंद ओझा, विनंद सिंह विनंदिया, लक्ष्मण पाठक, गंगूराम, हाड़ीराम, एके झा, शिवनाथ प्रमाणिक, बंसीलाल बंसी, शांति भारत, संतोष कुमार महतो, चित्रंजन महतो, परितोष कुमार प्रजापति, सुकुमार गिरधारी गोस्वामी, रामशरण विश्वकर्मा, फुतेश्वर करमाली, श्याम सुंदर महतो, शिवनंदन पांडे, कृष्णचंद्र दास आला, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज आरो के उपकार कहके पूर्वल ना जा पा रहे। अगर देखा जाए तो इन्होंने जो खोटा भाषा को लेकर के जो अपना अपना योगदान दिया है, इसे बोल करके कभी भी इनके उपकार को कह सकते हैं कि पूरा नहीं किया जा सकता, जिन्होंने कह सकते हैं कि इतना अमूल्य योगदान दिया है इस भाषा को आगे ले जाने के लिए। आगे अगर अंत में अगर हम लोग कुछ बात करें तो खोटा आज भी एक बोली से क्षेत्रीय भाषा के रूप में है, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, आज भी कह सकते हैं कि प्रगतिशील है और धीरे धीरे ये भाषा जो वो स्कूल कॉलेज वगैरह के सिलेबस आदि में शामिल किया जा रहा है, पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। आगे इसकी पढ़ाई की शुरुआत भी की जा रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, बहुत जगह इसकी पढ़ाई चल भी रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी धीरे धीरे पढ़ाई। इसमें से कह सकते हैं कि अगर बात करें तो 9वां से लेकर के एमए तक की पढ़ाई है ना, 9th क्लास से लेकर के एमए तक की पढ़ाई जो वो खोटा भाषा में हो रही है वर्तमान समय में। अब ये धीरे धीरे अगर वर्तमान समय में यह भी बोले कि झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा में अगर कोई भाषा है तो वो है खोटा भाषा, है ना, जिसकी कह सकते हैं कि सबसे अधिक लोगों की लोकप्रिय भाषा के रूप में वर्तमान में है, लेकिन अभी इसे और भी कई कठिन दौर से गुजरना होगा, तब जाकर के एक समृद्ध भाषा के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेगा खोटा भाषा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं हम लोग जो वो अगले सेशन में। अगर किन्हीं को हमसे जुड़ना हो, अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें जो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर एक और नंबर है 7070100319। इस नंबर पे आप हमें जो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे जुड़ना है पेड कोर्सेज में, तो एक नाम मात्र के फी में आपको जो वो पूरी क्लासेस दी जा रही है और पूरे डिटेल में आपको बतलाया जा रहा है, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आप जब मेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे तो उस समय जो वो कैसे आंसर जो वो एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ताकि वहां से आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।